एक्ने, पिंपल्स, ये हमें फिजिकल डिसफिगरमेंट तो देते ही हैं, साथ साथ हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम करते हैं। ऐसे हजारों लोग हैं जो अभी भी मास्क लगा के घूमते हैं या फिर अवॉइड करते हैं किसी भी पब्लिक प्लेसेस पे या पब्लिक गैदरिंग में जाने से। बट ऐसा कब तक करेंगे? कब तक अपनी सेल्फ एस्टीम, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम रखेंगे? कब तक हम उस चेहरे को लेके परेशान रहेंगे? दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नितिन वर्मा। आई एम ए सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट एंड लेजर सर्जन। मैं पिछले 18 सालों से स्किन डिसऑर्डर्स को ट्रीट कर रहा हूं और एक्ने के हजारों लोग बहुत खुशी से अपनी जिंदगी अब जी रहे हैं। तो मैं आज कुछ शेयर करना चाहता हूं, ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स, ऐसा एक क्योर बताना चाहता हूं आपको पिंपल्स का, जिससे कि आप जड़ से पिंपल्स को परमानेंटली खत्म कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको पिंपल्स को जड़ से खत्म करना है तो आपको उसकी रूट कॉज को जानना होगा, समझना होगा। बिकॉज पिंपल्स के बहुत सारे रूट कॉज होते हैं। जिस दिन आपने ये समझ लिया कि आपका रूट कॉज क्या है, तभी तो उस रूट कॉज को आप हटा पाएंगे। पिंपल्स होते क्यों हैं? देखिए, हमारे स्किन के अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है सेबेशियस ग्लैंड। ये एक ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड है। ये पूरी स्किन में होते हैं। आपने देखा होगा जो स्किन मॉइस्चराइज होती है वो इन्हीं ग्लैंड्स के जरिए होती है। ये ग्लैंड्स सिक्रीट करते हैं ऑयल, जिसे कहा जाता है सीबम। बट एक्ने या पिंपल्स वाले लोगों को ये ग्लैंड्स बहुत ज्यादा इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं और साइज में बढ़ जाते हैं और ये ज्यादा ऑयल सिक्रीट करने लगते हैं। जब ज्यादा ऑयल सिक्रीट करने लगेंगे तो पोर्स के थ्रू वो ऑयल और बाहर आएगा और अंदर एक बैक्टीरिया, जिसे पी एक्ने, प्रोपियोनियोबैक्टीरियम एक्ने कहा जाता है, वो डेवलप हो जाता है। और जब ये बैक्टीरिया डेवलप हो जाएगा तो ये और इन्फ्लेमेशन करेगा और रेडनेस करेगा और ज्यादा बड़े पिंपल्स कॉज करेगा। बाहर से अगर वो पोर्स ब्लॉक हो जाएगा तो अंदर व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स बन जाएंगे और धीरे धीरे करके जब स्किन का इम्यून सिस्टम काम करेगा तो उन्हीं सब गंदगी को एज अ पिंपल स्किन बाहर निकाल देगी और पीछे रह जाएगा वो एक स्कार और एक ब्लैक मार्क। तो हमें जानना है कि वो स्कार, ब्लैक मार्क और पिंपल्स, इनसे अगर हमें बचना है तो हमें इनके रूट कॉज को पकड़ना होगा। जो हमारे सेबेशियस ग्लैंड है, इनके चारों तरफ होते हैं कुछ रिसेप्टर्स जो कि एंड्रोजेंस के लिए सेंसिटिव होते हैं। ये एंड्रोजेंस को कैच करते हैं। एंड्रोजेंस जो होते हैं वो हार्मोन होते हैं। जो मेल्स में एंड्रोजन होते हैं टेस्टोस्टेरोन, फीमेल्स में होती है एस्ट्रोजन। तो ये इसके लिए सेंसिटिव होते हैं। तो नंबर पहला कॉज है जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी। कुछ पिंपल्स जेनेटिकली भी डिटरमाइंड होते हैं। कुछ लोगों में ये जेनेटिकली होते हैं, जो कि पेरेंट्स में है तो बच्चों के अंदर एक जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी होती है पिंपल्स आने की, बट वो ससेप्टेबिलिटी होती है। ये श्योर नहीं होता है कि पिंपल्स आएंगे ही। जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी को हम चेंज तो नहीं कर सकते हैं, बट डेफिनेटली मॉडिफाई कर सकते हैं और रिड्यूस कर सकते हैं। तो अभी तक हमने जाना है कि जो एंड्रोजेंस हैं वो जब बढ़ते हैं तो हमारे सेबेशियस ग्लैंड एक्टिव हो जाते हैं, बिकॉज इनके ऊपर जो रिसेप्टर है वो उससे बाइंड हो जाते हैं और वो इन्फ्लेमेशन करते हैं सेबेशियस ग्लैंड की, और फिर ऑयल सिक्रीशन और पिंपल्स का वो कैस्केड स्टार्ट हो जाता है। तो अब हमें जानना होगा कि हमारे एंड्रोजेंस कौन कौन सी चीजें बढ़ा सकती है। नंबर एक तो हमने जाना प्यूबर्टी। जब एडोलेसेंट एज आती है तब नेचुरली वो बढ़ते हैं। जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा लेते हैं, बहुत सारे लोग मैदे से बनी बहुत सारी चीजें अक्सर खाते रहते हैं, चाहे वो बर्गर की फॉर्म में हो, पिज्जा की फॉर्म में हो या किसी और स्नैक की फॉर्म में हो, या फिर रोटी, चावल, आलू ज्यादा खाते हैं, उन लोगों को पिंपल्स होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। बिकॉज जितना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेंगे उतना ही इंसुलिन हाई हो जाएगा उसको पचाने के लिए, और जब इंसुलिन हाई होता है वो डायरेक्टली एंड्रोजेंस को बढ़ाएगा और एंड्रोजेंस सेबेशियस ग्लैंड को एक्टिवेट करके पिंपल्स और कर देंगे। Whenever there is an increase in cortisol, जब cortisol हार्मोन बढ़ जाता है, वो एक नेगेटिव हार्मोन है। वो हमारे अंदर सुस्ती, लेथार्जी और फैट एक्यूमुलेशन और चीजों को पोस्टपोन करना, स्किन, हेयर, नेल्स को डल करना, उनके डिसऑर्डर्स करना, इसके लिए मशहूर है। तो जब कॉर्टिसोल बढ़ जाता है, कॉर्टिसोल कैसे बढ़ता है? किसी भी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस से। जब ज्यादा सोचते हैं, जो ज्यादा परेशान रहते हैं, उनको डेफिनेटली कॉर्टिसोल बढ़ता है। आपने देखा होगा जो स्टूडेंट्स
तैयारी कर रहे होते हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, उनकी स्किन में ऑयल सिक्रेशन ज्यादा होता है और पिंपल्स ज्यादा होते हैं। तो दिस इज बिकॉज ऑफ कॉर्टिसोल। और जब भी कॉर्टिसोल बढ़ता है वो एंड्रोजेंस को अपने आप बढ़ना होता है उसे कंपनसेट करने के लिए, और एंड्रोजेंस जब बढ़ जाएंगे तो डेफिनेटली आपके पिंपल्स और बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट थिंग इज डिक्रीज इन द थायराइड हार्मोन। जब थायराइड लेवल हमारा कम हो जाता है तो भी ये जाना जाता है कि एंड्रोजेंस बढ़ जाते हैं और वो भी पिंपल्स कॉज कर सकते हैं। फोर्थ फैक्टर इज पीसीओडी, स्पेशली फीमेल्स में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहा जाता है। इसके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसको पचाने के लिए जो इंसुलिन बढ़ता है वो इंसुलिन एक्ट नहीं कर पाता है। इसकी वजह से इंसुलिन और ज्यादा सिक्रीट होता रहता है। जितना ज्यादा इंसुलिन सिक्रीट होगा उतना ही एंड्रोजेंस फिर बढ़ेंगे और फिर दोबारा से वो सेबेशियस ग्लैंड को बढ़ाएंगे और पिंपल्स कॉज करेंगे। नेक्स्ट इज आपका जब कोई गट इश्यू होता है। जब कोई गट इश्यू होगा तो आपकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। जब एब्जॉर्प्शन कम होगी तो इसमें विटामिन डी कम एब्जॉर्ब होगा, विटामिन ए कम एब्जॉर्ब होगा और साथ साथ जिंक भी कम एब्जॉर्ब होगा। और ये तीनों सेबेशियस ग्लैंड की एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए जाने जाते हैं। जिंक एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन होता है, इसलिए वो इन्फ्लेमेशन कम करता है। विटामिन ए सेबेशियस ग्लैंड को श्रिंक करने में हेल्प करते हैं, ऑयल प्रोडक्शन कम करने में हेल्प करता है। और विटामिन डी जो बैक्टीरिया होते हैं, पी एक्ने बैक्टीरिया, उसको किल करता है और ओवरऑल रेगुलेट करता है सेबेशियस ग्लैंड की एक्टिविटी को भी। तो ये तीनों हार्मोन डेफिशिएंट हो जाएंगे, चाहे वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो, चाहे वो गट से रिलेटेड हो या फिर आप इनटेक ही कम कर रहे हैं, तो दोनों ही केसेस में आपको पिंपल्स बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट इज ओबेसिटी। जो लोग मोटे हैं तो डेफिनेटली बॉडी बड़ी है तो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा चाहिए, उसके लिए इंसुलिन को ज्यादा बढ़ना पड़ेगा और इंसुलिन बढ़ेगा तो एंड्रोजन बढ़ेगा और फिर पिंपल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्नैकिंग। बहुत सारे लोग 2 मील्स के बीच में कई बार कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, चाहे वो कुछ कोल्ड ड्रिंक्स हो, चाहे कुछ हेल्दी फ्रूट्स हो, नट्स हो, या कोई भी चीज खाते रहते हैं बीच बीच में। और जब भी वो खाएंगे, चाहे वो शुगरी स्टफ होगा स्पेशली, तो बहुत ज्यादा इंसुलिन रेज्ड हो जाएगा। हमें चाहिए 2 मील्स के बीच में तो एटलीस्ट इंसुलिन कम आए, बट वो आता ही नहीं है, आने ही नहीं देते हैं। जब इंसुलिन पूरे समय ही हाई रहेगा तो एंड्रोजेंस पूरे समय हाई रहेंगे और आपको पिंपल्स कॉज करते ही रहेंगे। तो ये सारे ब्रॉड कॉजेज हैं जो हमने जाने कि इन कारणों की वजह से पिंपल्स आते ही चले जाते हैं कॉन्टिन्यूअसली। तो हमें इन कारण को ब्रेक करना होगा, इन कारण को अपनी जिंदगी से हटाना होगा। तो उसके लिए सबसे पहला फैक्टर है डिक्रीज योर कार्बोहाइड्रेट इनटेक। आप कार्बोहाइड्रेट कम खाएं, बस नियर अबाउट 20% डाइट में कार्बोहाइड्रेट रखें, बाकी रेस्ट इज प्रोटीन एंड फैट, स्पेशली जिनको पिंपल्स ज्यादा हैं। तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम रखें और कार्बोहाइड्रेट भी रिफाइंड शुगर्स तो बिल्कुल ना लें, जो कि कोल्ड ड्रिंक्स में पिज्जा, बर्गर्स और पास्ता जिनमें होती है, तो वो तो बिल्कुल अवॉइड करें। वो तो बहुत इंसुलिन को बहुत हाई पहुंचा देती है। तो उसको तो खाना है तो बस 1 रोटी 2 रोटी खा लीजिए, उसके साथ सब्जी ज्यादा ले लीजिए, फिश ले लीजिए, एग्स ले लीजिए, दालें ज्यादा ले लीजिए, प्रोटीन रिच डाइट रखिए। तो नेक्स्ट इज स्नैकिंग। यू नीड टू स्टॉप स्नैकिंग। बीच बीच में खाना बंद कीजिए। आप एक सुबह ब्रेकफास्ट कीजिए नॉर्मल, एक लंच कीजिए, फिर एक डिनर कीजिए, दैट्स इट। बीच में आप बिल्कुल स्नैक्स मत लीजिए। लेना है तो ग्रीन टी लीजिए। जंक फूड बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। देखिए, जंक फूड कम करने से बात नहीं बनेगी, बंद करने से बात बनेगी। तो आप बिल्कुल जंक फूड खाना बंद कीजिए, कार्बोहाइड्रेट्स कम लीजिए, रिफाइंड शुगर्स बिल्कुल बंद कर दीजिए। नेक्स्ट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग। इट हैज अ very enormous good effect on acne control. Lot of my patients are on intermittent fasting. बहुत सारे लोग कर रहे हैं और they are getting highly positive response. मैं चाहूंगा आप डेफिनेटली ट्राई करें। स्टार्ट विद, देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इंटरमिटेंट फास्टिंग होती क्या है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में यूजुअली बेसिकली हम कुछ टाइम खाना नहीं खाते हैं। यूजुअली जो बेस्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग कही जाती है वो 8 घंटे का जो पीरियड है दिन में से, उसमें आप खाना खाएंगे, बाकी 16 घंटे खाना नहीं खाएंगे।
जैसे 12 बजे आपने ब्रेकफास्ट किया और लंच आपके ऑप्शनल है, लंच करना है 3 बजे के आसपास लंच कीजिए, 2-3 बजे के आसपास, और फिर 7 बजे या 8 बजे डिनर कर लीजिए। उसके बाद आपको कुछ नहीं लेना है। स्टार्ट कीजिए 3 मील से, देन शिफ्ट टू 2 मील्स। और इससे इंसुलिन लेवल हम काफी हद तक कम कर सकते हैं। इंसुलिन कम करेंगे तो डेफिनेटली एंड्रोजन्स भी कम होंगे और आपका पिंपल्स का स्टिमुलेशन बहुत कम हो जाएगा। ग्रीन टी इज वेरी हेल्पफुल। आप ग्रीन टी रेगुलर सुबह शाम ले सकते हैं, दिन में एक बार भी ले सकते हैं। ग्रीन टी में एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स होते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। डायरेक्टली भी वो सेबेशियस ग्लैंड की एक्टिविटी को कम करती है, ऑयल को भी रेगुलेट करने में हेल्प करता है। तो ग्रीन टी इज सपोज टू बी अ गुड थिंग। नेक्स्ट इज स्ट्रेस। छोटी सी चीज को कई लोग बहुत ज्यादा बड़ा बना देते हैं, वो सोच सोच के। देखिए, आपके सोचने से कोई सॉल्यूशन निकलना नहीं है, इसलिए ट्राई टू टेक थिंग्स लाइटली। कहना आसान है, आई नो, करना मुश्किल है, बट डेफिनेटली हमें कोशिश करते रहने चाहिए कि चीजों को लाइटली लीजिए, जिससे कि आपका स्ट्रेस लेवल कम हो। स्लीप पैटर्न सही रखिए, 7 घंटे की नींद जरूर लीजिए, तभी हमारा कॉर्टिसोल लेवल कम होगा। जब कॉर्टिसोल कम होगा तो एंड्रोजन्स कम होंगे और सेबेशियस ग्लैंड की एक्टिविटी कम होगी। नेक्स्ट इज डोंट स्क्रब योर फेस टू मच। बहुत सारे लोग फेस साफ करने में, स्क्रब करने में लगे रहते हैं, उसे कम से कम स्क्रब कीजिए। आप फेस वॉशेस जिसमें सैलिसिलिक एसिड वगैरह हैं अवॉइड कीजिए, ग्लाइकोलिक एसिड वाले अवॉइड कीजिए। सॉफ्ट जेंटल फेस वॉशेस यूज कीजिए, बस जेंटल क्लींजर यूज कीजिए। डू नॉट यूज टू मच ऑफ स्क्रब्स ऑन द फेस। अपर लेयर्स को डैमेज मत कीजिए, उससे स्किन और इरिटेट होगी। जब और इरिटेट होगी तो और पिंपल्स आएंगे। अपर लेयर का वाटर मत खत्म कीजिए। स्टे हाइड्रेटेड, पानी खूब सारा लीजिए। एवरी आवर, हर 1 घंटे में एटलीस्ट 1 कप पानी जरूर पीजिए। देखिए, विटामिन डी का एक बहुत बड़ा रोल है, जैसे कि हमने बताया था। विटामिन डी एक तो एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट्स होते हैं कि जो पी एक्ने बैक्टीरिया है उसे डायरेक्टली किल करता है, और जो सेबेशियस ग्लैंड की जितनी भी एक्टिविटी है उसको भी वो रेगुलेट करता है। तो विटामिन डी देखा जाता है, स्पेशली विद पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिन लेडीज को है उनमें तो 90% लोगों में विटामिन डी डेफिशिएंट है। इन जनरल ऑल्सो मैं जितने लोगों का भी विटामिन डी चेक कराता हूँ उसमें से 90% के विटामिन डी बहुत ही कम होते हैं, बिकॉज सन एक्सपोजर सब अवॉइड करते हैं और डाइट इतनी एनरिच्ड होती नहीं है विटामिन डी से, सो डेफिनेटली सबके कम होता ही है। तो आई ऑलवेज रिकमेंड कि एक विटामिन डी सप्लीमेंटेशन जरूर ले लीजिए जिन लोगों को खासकर एक्ने है। डोजेज इसकी है 20,000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। आप विटामिन डी शुरू कर दीजिए, या फिर एक वीकली वाले भी आते हैं जिसमें 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स पर वीक लेना होता है। एवरी संडे आप एक शैशे भी आते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी आता है, कैसे भी आप ले सकते हैं। करीबन 8 हफ्ते वो लीजिए। बेंजोइल पेरोक्साइड, इट इज मेडिसिन विच इज अवेलेबल ओवर द काउंटर। आप किसी केमिस्ट से भी ले सकते हैं। उसकी परसेंटेज 2.5% लीजिए और एवरी इवनिंग आप 4 घंटे उसको लगाना है अपने एक्टिव पिंपल्स में। जैसे शाम को आपने 7 बजे एक मैच स्टिक की बैक साइड से इसको टच किया और अपने पिंपल्स पर लगा दिया, और 9-10 बजे उसको वॉश कर दिया। इसको रेगुलर रखना है। वो आपके जो अपर जो क्लॉग्ड पोर्स हैं उनको हटा देगी, साथ में व्हाइट हेड, ब्लैक हेड रिमूव करेगी। इवन आपके जो पोस्ट एक्ने मार्क्स हैं आप ये उस पर भी लगा सकते हैं, वो स्किन पील ऑफ भी करेगी, आपके डेड स्किन भी हटाएगी। बट आई विल नॉट रिकमेंड कि आप पूरे फेस पे उसको लगा लें या फिर बहुत ज़्यादा लंबे समय यूज़ करें उसको। आप अगर आपको फेस पे ड्राइनेस आ गई है तो आप ऑल्टरनेट नाइट भी यूज़ कर सकते हैं, बट ट्राई टू अप्लाई ओनली ऑन द अफेक्टेड एरिया। आई मीन पिन पॉइंट कीजिए उसको ऑन द स्पॉट। डू नॉट पॉप आउट पिंपल्स, उनको प्रेस मत कीजिए। जो ऑलरेडी बर्स्ट हो गया है धीरे धीरे से दबा के उसको मटेरियल आप निकाल सकते हैं, बट डू नॉट डेलिबरेटली पॉप योर पिंपल्स। उनको दबाइए मत, उनको इरिटेट मत कीजिए स्किन को, वो ज़्यादा मार्क छोड़ेगी। उनको मैच्योरिटी से पहले आप पॉप आउट करने की कोशिश करेंगे तो वो एक डीप मार्क आएगा, स्कार आएगा, ब्लैकनेस आएगी, डार्क स्पॉट्स आएंगे।
फिर उसको हटाने के लिए उतना समय आप और लेंगे। तो इसलिए बेहतर होगा कि डू नॉट टच द फेस, जेंटल फेस वॉश से वॉश कीजिए, रात को एक मॉइस्चराइजर लगा के सोइए, बेंजोल पेरोक्साइड इवनिंग टाइम में यूज कीजिए, सुबह सनस्क्रीन यूज कीजिए। डाइट पे फोकस कीजिए, एक्सरसाइज पे फोकस कीजिए, स्ट्रेस कम कीजिए और ग्रेजुअली यू विल सी कि आपके पिंपल्स कंट्रोल में आते जा रहे हैं। यू विल फील गुड, यू विल फील हैप्पी। जिन लोगों को नोडुलोसिस्टिक एक्ने है, नोडुलोसिस्टिक एक्ने में बहुत बड़े बड़े पस फिल्ड नोड्यूल्स बन जाते हैं, उसमें ब्लड और पस फिल्ड नोड्यूल्स होते हैं और वो बहुत ज़्यादा डिसफिगरमेंट, आपने देखा होगा कुछ लोगों में बहुत गहरे गड्ढे बन जाते हैं स्किन के अंदर, वो नोडुलोसिस्टिक एक्ने है। तो जिन लोगों को ये है उनमें एक मेडिसिन दी जाती है दैट इज कॉल्ड आइसोट्रेटिनोइन। काइंडली डू नॉट टेक दैट मेडिसिन ऑन योर ओन। आप डेफिनेटली किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं। अगर इतनी ज़्यादा सीवियर स्टेज है तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट के अंडर ही गाइडेंस में ही आप आइसोट्रेटिनोइन या फिर कोई और मेडिसिन, बहुत एंटीबायोटिक्स भी होती हैं, उनको यूज़ करें। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करें। अब आप कहेंगे कि सब कुछ तो खाने के लिए मना कर दिया, अब खाएं क्या? कार्बोहाइड्रेट्स लेने नहीं है, जंक फूड खाना नहीं है, तो अब खाएं क्या? तो इसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो लेके आ रहा हूँ नेक्स्ट वीक, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ टू डू इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉर योर स्किन, फॉर योर एक्ने कंट्रोल, और उसमें क्या खाना है उसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे आपको। मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप जितने भी मेरे पेशेंट्स हैं जो ये सब रूटीन फॉलो कर रहे हैं बट स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, उनको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप भी अपने एक्ने ऐसे ही कंट्रोल करें, जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तब डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। तो दिस इज एनफ फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, थैंक यू।